बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया। पाजोड़ एजेंसी में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके के नतीजे में 40 अफराद जान तक मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने कहा कि अगर IMF के साथ मुआहिदा ना होता तो हमारे पास प्लान भी मौजूद था। जबकि चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच गए हैं। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 40 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या जी, अलमनाक वाक़या है। और ये इसमें मैं सिर्फ ये आपको बताऊं कि बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी तवक्को भी थी। ये जो दहशतगर्दी का वाक़या आज हुआ है, इसके बारे में और मैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी, पुलिस को भी, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके साथ साथ उलमाए कराम को, ज़ाकिरीन को, अवाम को ये इतला थी कि यहाँ पर कि ये जो गुज़रे 2 दिन हैं, 9 और 10 मुहर्रम, इस दौरान कोई बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। और उसके नतीजे में जो चाइना के उनके नायब वज़ीर आज़म पहुँचे हैं जी। ये दौरा जो है ये मुलतवी करवाने की कोशिश हो सकती है। तो ये यहाँ पे अलर्ट था, तमाम मुल्क में ही था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो खैरियत से दिन गुजर गए। और फिर आज लेकिन ये एक अलमनाक सानिया पेश आया जिसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता जी। और इसके ये इस तरह से हुआ है कि ये 10 साल तकारीब हो रही हैं जी। और ये हो रही हैं चाइना। इसमें मैं वही बात कहता हूँ कि सियासत से और छोटे छोटे फ़रोही लोगों के जो मफादात हैं उससे हट के यानी मुल्क का और रियासत का एक इशू के उसके 10 साल मुकम्मल हुए। और ये जो CPEC है, इसके बारे में ग्लोबल टाइम्स ने आज इसको इस तरह से कवर किया इस विज़िट को जी। जो हमारी 19 स्लाइड है। वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ वाइस प्रीमियर हीलफिंग विजिट पाकिस्तान सेलिब्रेटिंग CPEC 10th एनिवर्सरी। और उसके साथ वो क्या लिखते हैं, उसके साथ जो जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं वो ये हैं कि एक्टिंग एज द स्पेशल एनवॉय ऑफ प्रीमियर शी जिनपिंग, यानी वो वाइस यानी नायब वज़ीर आज़म है, लेकिन वो उनका जो रोल है इसमें, एक तो वो जाहिर है कि नायब वज़ीर आज़म है, लेकिन वो ख़ास तौर पे शी जिनपिंग के नुमाइंदे के तौर पे पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और 2 कंट्रीज, अब ये जो पैराग्राफ है ये उनका पैराग्राफ है, ये किसी पाकिस्तानी अखबार में या कोई पाकिस्तानी सियासतदान का जुमला नहीं है। और हम जानते हैं कि जब ये इस तरह की बात आती है तो उसको उनका वहाँ पर जो है वो कहते हैं कि द 2 कंट्रीज ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनर्स, यानी चाइना और पाकिस्तान हैव इन्हांस्ड, इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है, हैव इन्हांस्ड द कॉम्प्रिहेंसिव cooperation under the framework और Belt and Road BRI during the past 10 years। और फिर वो नीचे लिखते हैं कि थोड़ा सा हम इसके इसके 1-2 जुमले देखें तो उसमें लिखते हैं कि CPEC जो है, देखिए BRI तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में बेल्ट एंड रोड है। हम रोज़ डिस्कस करते हैं कभी अफ्रीका में, कभी साउथ अमेरिका में, कभी आसियान कंट्रीज में, कभी, लेकिन वही कहते हैं कि जो CPEC है वो फ्लैगशिप है। ये पूरा जो बेल्ट एंड रोड है उसका जो फ्लैगशिप है, यानी उसका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो ये वो CPEC है, ठीक है। और वो पाकिस्तान के लोगों के लिए जॉब्स और ये सारा कुछ लेकर आ रहा है। और नथिंग दैट वेस्टर्न कंट्रीज disparaging CPEC won't conceal Chinese enterprise contribution to Pakistan nor hurt the ironclad friendship of the 2 neighbors। और ये उनकी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का फिर स्टेटमेंट है जो उन्होंने कल दिया था। और उन्होंने कहा था कि चाइना को उम्मीद है कि ये जो विज़िट है ये इम्पॉर्टेंट कंसेंसस लेकर आएगा दोनों मुल्कों की क़यादतों के दरमियान, और ये जो है ये अपग्रेड द डेवलपमेंट ऑफ CPEC। अच्छा,
ये हुकूमतों से, सियासी जमातों से कतई नज़र, मैंने कल भी बात की थी ना, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रियासती। और ये बात बड़ी एक अफसोसनाक है कि उनकी आमद से चंद घंटे पहले, मेरा ख्याल है 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ये सानिया पेश आता है और उसमें 40 के करीब शहादतें। जमीयत उलमाए इस्लाम का एक वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था और अभी तक ये बात मैं मुख्तलिफ वहाँ पे मेरे लोगों से बात हुई, वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयों में और उसमें मुलविस हैं, तो ये अभी तक वाज़े नहीं है कि इसमें ये खुदकुश हमला था या ये जो है ये कोई बॉम्ब था। और ये जो है ये आप इसको इस तरह से देखें कि इसके फ़ौरन ही बाद जो है वो अफ़गानिस्तान से स्टेटमेंट आई और उसमें अमारात इस्लामिया की तरफ से इस पर ताज़ियत भी की गई और ये भी कहा गया कि वो इसकी मज़म्मत भी करते हैं और उन्होंने अपने आप को अलग किया अमारात इस्लामिया, क्योंकि आगे जाके देखें ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान ऑलरेडी माहदे हो चुके हैं और वो ये CPEC के अंदर अफ़गानिस्तान भी आगे जाके शामिल हो जाएगा। लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे इन पूरे प्रोजेक्ट्स को ख़राब करना चाहते हैं। ये मेरा तज़्किया है जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं इस वाक़े को आइसोलेशन में नहीं देख रहा। इस वक्त ये ब्लास्ट होना, ठीक है ना, इसका अभी ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं ली। यकीनन कोई लोकली होगा जिसने ब्लास्ट किया, लेकिन इसकी टाइमिंग्स, इसका मकसद, ठीक है, और ख़ास तौर पे जब ये कि वो इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में बात हो रही है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, तो ये अनासर के जो दहशतगर्दी और ये सारा के सेफ़ नहीं है पाकिस्तान और ये वो सारा, तो ये अभी आप समझ लें कि ये आगे जाके जैसे जैसे ये कोई अच्छी चीज़, अच्छी ख़बर लॉन्ग टर्म आएगी, तो साथ साथ ये इस तरह के सिग्नल्स भी आपको आने शुरू होंगे कि कुछ अनासर हैं जो कि उसको रोकना चाह रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स को। अच्छा, इसको अब है कि आखिरी हफ्ता इस हुकूमत का, इस सेटअप का शुरू हो गया, उसमें मुख्तलिफ बिल्स पास हो रहे हैं, कुछ बिल्स रोके जा रहे हैं, कोई वो दहशतगर्द तंजीमों के से कोई बिल था वो रुक गया, कोई पास हो गया, कोई रुक गया, कोई पास हो गया। लेकिन ये बिल्स के पास होने से और यानी कानून साजी होने से ज़ाहिर है एक फ़र्क तो पड़ेगा रियासती फ़ैसलों पे, लेकिन रियासत के फ़ैसले जो हैं वो बहरहाल वो होंगे, वो जिस अंदाज भी होने, ख़ास तौर पे वो जो सियासत से बालातर हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा कि इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया इस वक्त मुख्तलिफ कैंप्स का रुख कर रही है या कैंप्स में शामिल हो रही है या वो फ़ैसला कर रही है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। कुछ स्विंग स्टेट्स हैं जो दरमियान में सोच रही हैं कि हम इस वक्त किस तरफ जाएं, क्या हमें मुकम्मल तौर पे एक तरफ जाना चाहिए या दरमियान में रहना चाहिए, या हमें मतलब किस झुकाव किधर होना चाहिए। ये पाकिस्तान की जो बात है इसको हमने बड़ा लाइटली लिया पिछले दिनों और उसके रीजंस थे, लेकिन अगर IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं देता तो पाकिस्तान के पास एक प्लान भी था। बिल्कुल, एक वो क्या था उसको छोड़ दें आप, वो था वो, हाँ वो उसको छोड़ दें आप, वो उसको आप छोड़ दें। लेकिन इसहाक डार साहब तो जाहिर है कि एक नुमाइंदगी करके तो लोग सियासी बयान लेते हैं, लेकिन देयर वाज अ प्लान बी कि अगर आपको आगे प्रॉब्लम्स हों तो एक प्लान बी, देयर वाज अ प्लान बी, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या था, हर बात तो हमें भी इतना ही पता है कि एक था, ठीक है, लेकिन वो एज पे ले जाके आखिरी दिनों में क्या हुआ और वो IMF का शुक्रिया अदा किया, सब कुछ किया, लेकिन वो एक एज तक ले गए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए और फिर उसके बाद जो है वो एक बहुत टफ नेगोशिएशन हुई और उसके बाद ये मामला हमारा आगे बढ़ा। और अब ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं जिस पे कहीं कोई ताजुब का इजहार कर रहा है, कोई बड़ा परेशान हो रहा है, कोई बड़ा हैरान हो रहा है, तो ये ऐसे ही, ये जो है ना, ये ऐसे ही होना, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये जो है ये ऐसे ही होना था। ये इसी तरह से सिस्टम जब जाता है तो होता है ना, सिस्टम जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा तो क्या होगा, अच्छा उसको ये वो फलां ढिमाकना आगे पीछे कोई सा, तो ये ऐसे ही ये इसको ऐसे ही होना था। हाँ बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ऐसे ही जो है ना सिस्टम, वो कोई कह रहा है जी 73 क्या इनमें नहीं था, कह रहे 73, ये कन्फ्यूजन। अब देखें ना ये क्यों है कन्फ्यूजन इसलिए कि बहुत से सवालात के जवाब नहीं है ना, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अदालतें भी पूछ रही हैं, वो हमारे अकाबरीन भी पूछ रहे हैं,
इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या पावर्स थी, क्या होनी चाहिए, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे, मतलब उसका मतलब ये है कि कोई ऐसा कुछ है कि जिसमें एक सिस्टम तो चला गया। अब आप उसको 73 के आइन में कैसे था, निगरान हुकूमतों को कैसे नहीं था, लेकिन वो चला गया। ठीक है, ये एक्ट पास हो गए, बिल पास हो गए, कैसे हुए कैसे नहीं हुए, तहरीक इंसाफ ने उसमें वोट डाल दिए, वो उनकी रुकनीतें मुअत्तल हो गई, फिर कैसे हुआ क्या, लेकिन वो ये ऐसे ही था। ठीक है, और ये जो है ये इसको आइसोलेशन में तो नहीं देखना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं, वो वैसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था जिस तरह हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, इसी ही रुख पे ही जाना चाहिए था चीज़ों को। तभी वो सिस्टम एक आपको कोलैप्स सिस्टम नज़र आता कि आपसे लोग पूछते कि यार ये क्या है भाई, ये इस तरह होता है, वो कह रहे हैं इस तरह होता है, वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो ये ऐसे ही, इसने ऐसे ही होना था। मेरे जैसे बंदा तो कम से कम इसको ठीक समझ रहा है, क्योंकि इसमें आपको छोटी छोटी आपको छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि जिसकी वजह से वो क्या कह रहे हैं, अच्छा आइन की ये तशरीह नहीं, आइन में तो ऐसा नहीं है, आइन में तो ऐसे होना चाहिए, ये 90 दिन था, ये 40 दिन था, ये 60 दिन था, ये आगे पीछे करते करते वो सिस्टम पूरा का पूरा वो अब एक ब्लैक होल से आगे अब क्या होता है ये भी किसी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन मामला जा रहे हैं बेहतरी की तरफ, और हमें थोड़ा सा फ़रोई मामला से उठ के जो हम ये देखें ना कि ये क्या हो रहे हैं, मतलब वाक़यात को ज़रा अपना सेंस इस्तेमाल करके कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरी सिचुएशन को। अच्छा, इसमें जो है ना 2-3 बातें, और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा उसको खित्ते के वाक़यात तय करेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनका कोई ना कोई लिंक आपस में है। बटरफ्लाई इफेक्ट जो है ना, बटरफ्लाई इफेक्ट एक यानी एक टर्म यूज़ होती है कि जिसमें एक कोई अमेज़ॉन के जंगलों में अगर एक तितली अपने पर फड़फड़ाती है तो उसके नतीजे में वो जो एक नॉन लीनियर एक, यानी मैथमेटिक्स में मुझे नहीं पता कि नॉन लीनियर को किस तरह समझाया जाए, लेकिन ये कि नॉन लीनियर ये है कि जो इनपुट है वो आउटपुट से ज़्यादा होती है। मतलब आप इनपुट से, यानी आप यहाँ से कहेंगे जी 2 है तो आगे से 2 नहीं, 2 की जगह जो 10 निकलता है ना वो नॉन लीनियर, इस तरह सादा, यानी उसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो जो बटरफ्लाई इफेक्ट है उसका मतलब ये है कि जो कहते हैं कि जो बड़ा सा किसी जगह पे तूफान बना या बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं किसी जगह, तो उसको भी अगर आप देखेंगे शुरू कैसे हुआ तो आपको पता चलेगा कि वो दूर किसी जो है ना किसी तितली ने अपने पर फड़फड़ाए थे, उसके तो पानी के कतरे गिरे थे, उसके नतीजे में साइकिल शुरू हुआ था आगे जाके वो बड़ा तूफान बन गया था। तो ये इवेंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, और इससे पहले भी हमेशा ये, लेकिन इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा जंगें छिड़ी हुई हैं, और कोल्ड वॉर को छोड़ दें आप, हॉट वॉर्स छिड़ी हुई हैं, खाना जंगियाँ हो रही हैं, मुल्कों के तख्ते उल्टे जा रहे हैं, गवर्नमेंट्स गिर रही हैं, बगावतें हो रही हैं उसमें। अच्छा, बहरहाल तो अब उसमें यह है कि उसमें किसी भी वाक़े को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, और देखना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जैसे मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, यूक्रेन वॉर, अब ये अगला जो हफ्ता है, इस हफ्ते में सऊदी अरेबिया जद्दा में कॉन्फ्रेंस हो रही है 5 और 6 तारीख को, अभी अगले हफ्ते। अचानक जद्दा ने कॉल किया, ये कॉन्फ्रेंस को ऐलान आज किया, लेकिन उसके जाहिर है कि तैयारियां काफ़ी दिनों से थी। जद्दा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, 30 मुल्क जमा हो रहे हैं, और 30 मुल्क जमा होके उसमें वहां पर यूक्रेन वॉर का हल तलाश करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे? इसमें मुल्क कौन से आ रहे हैं? इसमें मुल्क आ रहे हैं मगरबी, यानी इसमें रशिया नहीं है, चाइना गालिबन नहीं है, इसमें ये मुल्क सारे कहाँ जमा हो रहे हैं? यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की, आपको याद होगा अरब समिट जब हो रही थी, जब सीरिया वापस आया था अरब समिट में, तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अरब समिट में पहुंच गए थे, तो यूक्रेन आ रहा है। अमेरिका भी आ सकता है, क्योंकि इससे पहले कोपेनहेगन में एक और इवेंट हो चुका है, जिस इवेंट के अंदर जैक सुलिवन आ गए थे, इंडिया भी था वहाँ पे, यहाँ पर भी इंडिया को इनवाइट किया हुआ है। यानी वो मुल्क जो कि यूक्रेन और रशिया के साथ एक वक्त में ताल्लुक रखते हैं, उन मुल्कों को, 30 मुल्कों को बुलाया गया है। इसमें साउथ अफ्रीका भी है, इसमें बरतानिया भी है, और मुल्क भी हैं, लेकिन बरतानिया तो है इसमें, यूरोपीय यूनियन तो है, लेकिन वो जाहिर है कि वो रशिया के साथ तो उनका रब्ता नहीं है। अब सऊदी अरेबिया जो है वो आगे, सऊदी अरेबिया में क्यों हो रही है ये पीस प्लान? अभी अफ्रीकन यूनियन भी गई है प्लान देके, सऊदी अरेबिया चाइना से बात करेगा, ठीक है, क्योंकि चाइना से, सऊदी अरेबिया ओपेक प्लस का भी मेंबर है,
ठीक है। और पिछले एक साल जाहिर है कि सऊदी अरेबिया ने जो ऑयल की प्रोडक्शन और प्राइस के हवाले से फैसले किए वो बाइडेन इंतजामिया को पसंद नहीं आए। तो अब ये है कि अब लेकिन इस जंग को, ये स्टेलमेट पे जंग खड़ी हो गई है। ये जो यूक्रेन की जंग है, अब ये जंग ना इधर कोई जीत रहा है ना उधर कोई जीत रहा है, ठीक है, और एक पूरी दुनिया रुकी हुई है। तो जंग को क्लोज करने के लिए ज़रूरी है कि इसको कहीं पीस एग्रीमेंट और आएगा, उसमें चाइना। तो सऊदी अरेबिया प्रॉबेबली चाइना को इसमें इन्वॉल्व करेगा। अभी इस स्टेज के ऊपर ये मगरबी ममालिक ही मिल रहे हैं। लेकिन एक तो वाक़या ये हो गया जो बड़ा, एक आप समझें कि यानी एक इंटरेस्टिंग वाक़या है कि क्या चाइना की ये जो, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज इस पर पूरी एक रिपोर्ट दी हुई है, जो फर्स्ट हमारी स्लाइड है, कि सऊदी अरेबिया टू होस्ट यूक्रेन पीस टॉक्स एज वेस्टर्न एफर्ट टू वो ग्लोबल साउथ को इन्वॉल्व कर रहा है। मगरब ग्लोबल साउथ जिन मुल्कों को कहता है उनको इन्वॉल्व करे। ग्लोबल नॉर्थ तो जंग में डूब गया ना खुद, तो अब रह गया ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के ममालिक अब कोशिश करेंगे और उसके नतीजे में, यानी वो ममालिक जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है ना, जिनको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, तो वो ग्लोबल साउथ के मुल्क अब कोशिश करेंगे और ये जंग बंद करवाएंगे। अच्छा, ये तो ये हो गया। दूसरी बात जो है वो ये है कि आज वेस्टर्न अफ्रीकन लीडर्स, अब ये बात करके फिर मैं वापस आऊँगा क्योंकि ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन मैं ये डॉट ज़रा कनेक्ट करूँ। वेस्टर्न अफ्रीकन लीडर्स जो हैं, वेस्टर्न अफ्रीकन यानी अफ्रीका के मगरिब के मुल्क, यानी एक तरफ तो मशरक़ के मुल्क है ना, ये एरिटेरिया, जबूती, ये सोमालीलैंड, सोमालिया, जो मगरबी मुल्क हैं, यानी आप जिसमें समझ लें कि जिसमें यानी जो अटलांटिक की तरफ जिनका जो है वो चेहरा उस तरफ खुलता है, ठीक है, यानी जो साहिल का वो सेनेगल वाली साइड है, मौरितानिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, ये जो मुल्क हैं, ये जो मगरबी ममालिक हैं, इनकी जो तंजीम है उस तंजीम का नाम जो है, ये 15 मुल्क हैं और ये भी बड़े, ये इकोवाज के नाम से, इसमें नाइजर भी है, इसमें बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजेरिया, टोगो, गाना, ये सारे मुल्क जो हैं उनका इजलास हो रहा है। और इस बात के इम्कानात हैं कि ये जो राइटर्स की खबर है, फोर्थ स्लाइड, ये कोट इसलिए कर रहा हूँ कि ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। वेस्ट अफ्रीकन लीडर्स ने ये कहा है कि हम हो सकता है फौजी कार्रवाई करें नाइजर में, अपनी फौजें लेकर आ जाएं और नाइजर के अंदर जो सदर उनके जो बजवान को हटाया गया उनको, ये इन्होंने आगे से जवाब दिया है कि और जो दिस डे वहाँ से आ रहा है अफ्रीका से, फिफ्थ स्लाइड, कि ECOWAS लीडर्स मीट इन अबूजा जो है ये दारुल हुकूमत है नाइजेरिया का। नाइजेरिया और नाइजर में फ़र्क है। नाइजेरिया जो है वो एक बड़ा मुल्क है और वो साहिल है, उसका गल्फ ऑफ गिनी के साथ साहिल है, और वो जो है वो ये फिर आगे अटलांटिक ओशन। जो नाइजर है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। नाइजेरिया और नाइजर में फ़र्क है, लेकिन इनके बॉर्डर्स मिलते हैं। और नाइजेरिया और नाइजर में दूसरा फ़र्क ये है कि नाइजर इंतहाई गरीब मुल्क है। नाइजेरिया आबादी के लिहाज से अफ्रीका का बड़ा और दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और बड़ा मॉडर्न। उनके जो दारुल हुकूमत है उसका नाम है अबूजा, नाइजेरिया का। और नाइजेरिया जो है उसके पास सदारत है, ये मगरबी, ये जो ब्लॉक बना हुआ है मगरबी अफ्रीका का, इसकी सदारत उसके पास, उसके सदर। तो उन्होंने कहा है कि जी हम यहाँ पे मुदाखलत कर सकते हैं और मुदाखलत करके हम ये जो पुराने सदर हैं उनको बाजुआम को, इन्होंने कहा आगे से मिलिट्री जनता ने कि आप आएंगे तो खाना जंगी छिड़ जाएगी। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रांस, अच्छा वो फ्रांस की कॉलोनी है नाइजर, नाइजेरिया बरतानिया की कॉलोनी है। ठीक, इनका नाम नाइजर और नाइजेरिया में कोई नाइजर दरिया के साथ ताल्लुक भी है, ठीक है ना उसको। लेकिन ये बस समझ लें कि नाइजर अलग है, नाइजेरिया अलग है। नाइजर फ्रांस की कॉलोनी था, नाइजेरिया बरतानिया की कॉलोनी था, दोनों 1960 में आज़ाद हुए। और ये फेक एक दरमियान में बॉर्डर से तय हो गया, जिसको नहीं मानते, दोनों मुल्क फटे होते रहते हैं, लेकिन ये लंदन और पेरिस ने तय किया था कि ये बॉर्डर ऐसे होंगे नाइजेरिया और नाइजर के दरमियान। अच्छा, तो अब वहाँ पर एक फटा बढ़ रहा है और वहाँ पर यकीनन ये उसके अंदर वो कह रहे हैं कि रशियंस, वैगनर ग्रुप, ये सारा वहाँ चल रहा है, उधर यूक्रेन चल रहा है। दो बातें, दो बयानात मेरे लिए बड़े हैरान कुन हैं और परेशान कुन भी हैं, और वो आए हैं हमारे पड़ोस से। अच्छा, इन चीज़ों को मतलब कुछ कोशिश भी थी कि इनको नज़रअंदाज किसी तरह से किया जाए, कोई बात ऐसी हो जो हम यहाँ कर दें और वो ना हो। और वो
दो बातें, एक तो उनके जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं इंडिया के, और ये मेरे लिए बड़ी एक, क्योंकि वो इंतहाई संजीदा शख्सियत हैं और ज़ाहिर फ़ौज के सरबराह रहे हैं। अभी कुछ अर्से पहले इंडिया के जो सरबराह हैं जनरल नरवाने, वो अपने उन्होंने ओहदा छोड़ा है और फिर उसके बाद वहाँ पे अब वो ये कह रहे हैं कि जो अभी हम थोड़ी देर में इनका कोड भी दिखा देंगे, तो वो ये कहते हैं कि ये जो कुछ मणिपुर में हो रहा है इसके पीछे चाइना है। अच्छा जी, अच्छा, ये उन्होंने, और वो कहते हैं कि चाइना है, और फिर उसके साथ ही मतलब ये कोई सियासतदान अगर बात करेगा तो हम उसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हिंदुस्तान टाइम्स को हम कोट कर रहे हैं यहाँ पे कि चाइना बिहाइंड मणिपुर। अच्छा, ये एलिगेशन जो है ये बड़ा एलिगेशन है सर, ये बड़ा एलिगेशन है और मेरे लिए हैरान कुन एलिगेशन है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहाँ पर कुकी ट्राइब्स, देखें ये इंडिया और चाइना के अपने मामलात हैं, लेकिन कुकी ट्राइब्स और ये जो मीती ट्राइब्स के मामलात बहुत पुरानी, 100 साल पुरानी हिस्ट्री है इनकी, और इस मामले को ठंडा किया जा सकता था। अच्छा, अगर चाइना है भी या नहीं है छोड़ दे, तो वहाँ सिक्योरिटी तो बरकरार, मतलब एक इशू है ना, इशू इन्होंने चाइना पे आज, और उसके क्या शवाहिद भी पेश किए हैं। देखिए, फॉर्मर आर्मी चीफ ने जो अभी अपने ओहदे से गए हैं, उन्होंने कहा है कि उसके पीछे चाइना है। हाँ। और फिर उन्होंने दोबारा 2 फ्रंट वॉर की बात की है, जो मेरे लिए मजीद ये हैरान कुन है कि वो कह रहे हैं कि जी 2 फ्रंट वॉर है, और 2 फ्रंट वॉर है, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि 2 फ्रंट वॉर अगर होती है तो 2 फ्रंट वॉर में जीता नहीं जा सकता, लेकिन 2 फ्रंट वॉर के लिए इंडिया को तैयार होना चाहिए और ये होना चाहिए, और सारे उन्होंने बात की। ये 2 फ्रंट वॉर उनके जहन में ये बात अब भी है, इसका मतलब है, लेकिन 2 फ्रंट अगर देखें, अगर ईस्ट में चाइना, इन्होंने चाइना पे अभी चाइना का कोई रिस्पांस नहीं आया इस पर, और चाइना शायद इस पर रिस्पांस ना दे, शायद दे, लेकिन चूंकि आर्मी चीफ की तरफ, तो उन्होंने उन पर डाल दी है। तो ये तो हमारी तरफ से तो वॉर नहीं है, वॉर तो उधर हो रही है, और वो एक इंटरनल केओस है प्रॉबेबली, जिसके अंदर कहीं म्यांमार भी है। मतलब इनकी जो बातें हैं ना कि म्यांमार इन्वॉल्व है, होता होगा, बिल्कुल हम तो खुद डिस्कस कर चुके हैं कि पोरस बॉर्डर है, उसको कोई हल ढूंढें, वो एक्ट ईस्ट आपकी पॉलिसी खराब हो रही है, हम तो बात करते हैं, लेकिन इन्होंने चाइना पे डाल दिया कि चाइना कर रहा है। दूसरी बात मेरे लिए मजीद तशवीशनाक है, और मैं इसको शायद डिस्कस ना करता, लेकिन चूंकि 2 दफ़ा ये बात हुई है, अभी हम राजनाथ सिंह जो कि वजीर दिफा हैं, उनका कोड भी दिखा देंगे, उन्होंने ये 2 दफ़ा बात की है पिछले 3 या 4 दिनों में, और 2 दफ़ा उन्होंने बात की वजीर दिफा, और 2 दफ़ा वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर कर सकते थे, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, फिर वो कर सकते हैं, करेंगे। तो अब वायर ने आज इस पे लिखा है कि व्हाट लाइज बिहाइंड राजनाथ कॉल फॉर क्रॉसिंग एलओसी। ये एलओसी वॉर वाकई कोई जंग छिड़ने वाली है इंडिया पाकिस्तान की, या फिर हाँ, और टाइम्स ऑफ इंडिया को में जो है वो ये अगर हम दिखाएं उसको, कि वो कहते हैं कि इंडियन आर्मी विल क्रॉस एलओसी इफ नीडेड। अच्छा, ये 2 दिन पहले बयान दिया था, इसको मैंने कहा यार ये पता नहीं शायद कोई बयान, फिर इन्होंने दोबारा बयान दिया है। तो डॉक्टर साहब, महाज तो आपके दूसरे बॉर्डर्स पे खुले हुए हैं, मेरे लिए देखिए, पाकिस्तान के हवाले मुझे ये एक तो ये जो वायर ने बड़ा तबसरा इसके ऊपर लिखा है कि क्या ये पॉलिटिक्स है या वाकई कोई जंग छेड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये बात राजनाथ सिंह तो चलें इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, तो उन्होंने चलें एक बयान दे दिया, मगर उसके साथ जो फॉर्मर आर्मी चीफ का बयान है कि इसके पीछे चाइना है और 2 फ्रंट वॉर, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कोई मुल्क आज तक 2 फ्रंट वॉर में नहीं जीता। ये भी वो कह रहे हैं कि 2 फ्रंट वॉर में कोई मुल्क तारीखी तौर पे नहीं जीता जब उसके 2 फ्रंट्स खुल जाएं एक ही वक्त में, और तारीख बुरी है कि 2 फ्रंट जब खुल जाएं, वो ये भी कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जी चाइना इसमें इन्वॉल्व है, और जाहिर है कि वो आर्मी चीफ हैं, तो वो उनके बयान को चाइना किसी और अंदाज में लेगा सर। और साथ ही ये बयान, और तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वही बात है ना कि क्या ये वाकई कोई वॉर ड्रम्स बजने शुरू हो गए हैं नई दिल्ली में, इलेक्शन उनका करीब आ रहा है। पहले एक 2019 का वाकया सबके जहनों में है, पुलवामा का, क्या वाकई कोई वॉर ड्रम्स बजना शुरू हो गए हैं? अच्छा, उस वाकये के बाद फिर चाइना
वो तो 2019 का वाक़या है ना, 2020 के यानी उस वाक़े के 1 साल के बाद चाइना के साथ उनका ये गलवान वैली और ये सारा शुरू हुआ था। ये तो मितीज़ और कुकीज़ का तो पक रहा है काफ़ी अरसे से। इसको ये तो वो एक उन्होंने कोई मेरे ख्याल से किसी ने कहा, एक स्टूडेंट्स ने मुतालबा किया है, कोई यूनियन खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि वो स्टेट का दे दें। ये शुरू में ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये बढ़ता गया, अब इसे मिज़ोरम में आ गया, फिर आगे चला गया। और इसमें जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ ना, ये मामला आज ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ये बात लगाई है। देखें, बात ये है, ये सेकंड स्लाइड, कुड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया बिकम एन इशू मोदी कैन नॉट इग्नोर। इसमें इनको अमेरिका की सपोर्ट हासिल नहीं होगी। अमेरिका ने कहा है कि इस इशू को रिजॉल्व करें। ये अमेरिका को नहीं पता कि चाइना इन्वॉल्व है, या तो अमेरिका के बयानात से तंग आके इन्होंने बात कर दी है कि इसमें चाइना इन्वॉल्व है। अमेरिका क्यों नहीं कहेगा कि चाइना इन्वॉल्व? अमेरिका तो नहीं कह रहा, अमेरिका ने ये कह रहा है। ये आज का पेपर है। वो ये कह रहे हैं कि जी आप मणिपुर के अंदर इसको रिजॉल्व करें इस इशू को। और इस आर्टिकल को दोबारा देखें, वो ये कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में कि ये एथनिक इशू है, ये रिलीजियस एथनिक इशू है। मणिपुर का 150 लोग मर गए हैं, 60,000 जो है अपने घरों से निकल गए हैं। इसमें कहीं चाइना का जिक्र नहीं है। कुकी मिथी ट्राइब्स एथनिक ट्राइब्स हैं, इसको एथनिक ही लेना चाहिए, इसको रिलीजियस नहीं लेना चाहिए। इंडिया में लोग इसको रिलीजियस ले रहे हैं, ये खुद ले रहे हैं रिलीजियस कि मिथी ऐसे हैं, क्रिश्चियन। भाई रिलीजियस है तो फिर और फैल जाएगा। एक तो इनको अपनी मतलब अब हम क्या कर सकते हैं बात देखें ना, मसला ये है कि इसको अगर रिलीजियस बनाएंगे तो ये और फैलेगा। मशवरा दे सकते हैं ना, इसको एथनिक ही रखें कि 2 कबीले हैं भाई, उनमें लड़ाई हो रही है। लेकिन जब आप उसको रिलीजियस रंग देंगे तो उसके नतीजे में ये मामले दूसरी जगहों तक फैलेंगे, इंटरनेशनल फैलेंगे। और पुराने कबीलों के झगड़े हर जगह दुनिया में जहाँ ये कोई बस को ठंडा करना मुल्कों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप यमन में देख लें, लिबी, जहाँ कबायली झगड़े होते हैं ना, उनको तरीके से आप हैंडल करते हैं, बहुत तरीके के साथ बड़ों को बिठाया, उनकी कोई पंचायत बनाई, कोई ऐसे ठंडे, वो कभी हल कभी नहीं होते। लेकिन एक होता है ना कि बस यार तय कर देते हैं मामले को कि यार 2, 4, 5, 10 साल तक वो ठंडे रहते हैं मामला, फिर अचानक कोई तरीके फिर ठंडा करते हैं आप लोगों को बिठा के। लेकिन अगर आप इग्नोर कर देंगे तो मामला खराब होता जाएगा। तो एक तो राजनाथ सिंह का मेरे दिमाग में बिल्कुल मैं समझने से कासिर हूँ कि ये बयान ये क्यों दे रहे हैं इस वक्त कि हम LOC को क्रॉस कर सकते हैं, हम चाहें तो क्रॉस करेंगे, हम फिर क्रॉस। यहाँ पे LOC पे तो सीज़फायर है, तो सुकून है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब वो 2 दफ़ा बात की उन्होंने, साथ ही वो चाइना के साथ जिक्र, आर्मी चीफ उनके संजीदा आदमी, अगर वो बात ना करते तो मैं इस बात को सीरियस लेता ही ना, राजनाथ सिंह की बात को। मैं कहता इलेक्शन में गिमिक्स हैं। उन्होंने चाइना की बात कर दी, फिर 2 फ्रंट वॉर छेड़ दी दोबारा। साथ ही पाकिस्तान के अंदर मैं कोई इसकी जो ब्लेम कोई बात नहीं, लेकिन ये बड़ा अजीब सा वाक़या है जो पाकिस्तान में आज हुआ है। और इसको चाइना के ये जो CPEC के सिचुएशन के साथ ये लिंक यहाँ पे जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो लिंक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो है इसकी टाइमिंग्स, और इसीलिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। इस्लामाबाद पिंडी को में छुट्टी तातीलात की गई और ये सारा ये मैसेज कन्वे करना था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स और ये सारा। अब ये मामलात ऐसे हैं, देखें कशीदगी बड़ी मुश्किल से कम होती हैं। ये कशीदगी, ये मैं तो पिछले कई सालों से मेरे ख्याल से ये बात कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम इनको उस तरफ से होगा, इंडिया को, पाकिस्तान के साथ नहीं होगा प्रॉब्लम। लेकिन इनको ये ज़रूर देखना है कि नेपाल में क्या हो रहा है, भूटान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। बांग्लादेश में भी 2024 में इलेक्शन है, जनवरी में जो अगले इलेक्शन के साल आ रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, ये पता नहीं कहाँ कहाँ इलेक्शन है। जो बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहा है तो उसमें हज़ारों लोगों ने आज मुजाहरा किया है सड़कों पे, और मुजाहरा किया है उन्होंने शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़। और मुजाहरा जो किया है, शेख हसीना वाजिद जो हैं ये हम सब जानते हैं 2009 से इक़्तिदार में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है, और ये शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं। और जब कत्लेआम हुआ उनके ख़ानदान का तो ये उस वक्त मुल्क से बाहर थी, इसलिए ये बच गई। ये इन्होंने बड़ा अरसा मुल्क से बाहर गुजारा, इंडिया में भी रही। फिर ये 2009 से लेके अब तक ये जो हैं ये वहाँ की वज़ीर आज़म है। जो मुजाहरा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, वो मुजाहिरीन इनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो हैं बांग्लादेश की नेशनल पार्टी। अच्छा। और उसकी सरबराह हैं खालिदा ज़िया। और खालिदा ज़िया जो हैं वो ज़ियाउर रहमान साहब की बेवा हैं, और वो जो हैं वो भी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रही हैं, 2001 से 2006 और 90 की 2 उनके टेन्यूर्स रहे हैं। और वो जो हैं उनके हस्बैंड जो हैं वो भी कत्ल हो गए थे अपने बॉडीगार्ड से।
उनके फौज के ही लोगों ने उनको भी कत्ल कर दिया था। बहरहाल अब वो एक पार्टी की सरबराह हैं, ये दूसरी पार्टी की सरबराह हैं, और ये नजरबंद हैं 2018 से अपने घर पे गिरफ्तार हैं। फड्डा वहां किस लिए हो रहा है? फड्डा इसलिए हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जी हम हसीना वाजिद के अंडर इलेक्शन नहीं चाहें, हसीना वाजिद रिजाइन करें, एक न्यूट्रल केयर टेकर को लाया जाए और उसके अंडर इलेक्शन करवाया जाए। ठीक है। और उस ये जैसे पाकिस्तान में है ना ये केयर टेकर का, इस तरह से बांग्लादेश में, हालांकि हमारा आइन तो बाद में बना है और ये हमारे अंदर शक भी बाद में आई है, क्योंकि 1977 में हंगामे हो गए थे, भुट्टो साहब के अंडर इलेक्शन में हंगामे हो गए थे, तो उसका हल ये निकला था कि यार अब जो है जो हुकूमत के अंडर इलेक्शन ना हो बल्कि न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप आ जाए और उसके अंडर इलेक्शन हो। वहां पर ये हुआ कि अच्छा उनके भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इत्तेफाक से उसमें भी ये केयर टेकर था। अच्छा। कि जी न्यूट्रल केयर टेकर आएगा और वो एक इलेक्शन करवाएगा, लेकिन उनकी सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में, जो कि बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है टूवर्ड्स, यानी वो ज़्यादा उसका झुकाव, उस वक्त की कोर्ट का झुकाव जो है वो हसीना वाजिद की तरफ था, उनकी कोर्ट ने शिक को निकाल दिया। अच्छा। इलेक्शन होगा तो हसीना वाजिद ही करवाएंगी। उसके नतीजे में 2014 में फड्डा हुआ, 2019 में फड्डा हुआ, अब पब्लिक रिलीव हुई सड़कों पे। और क्योंकि हसीना वाजिद की पोजीशन इसलिए वीक हो गई है कि अमेरिकन के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है और खित्ते की सिचुएशन तब्दील हो रही है। खित्ते की सिचुएशन तब्दील हो रही है, चाइना आगे, बेल्ट एंड रोड, ये वो सारा, वो अमेरिका ने कहा, पहले तो याद, इन्होंने रिएक्ट किया था बांग्लादेश में, उन्होंने कहा था कि आपकी जो ये रैपिड फोर्स है, ये इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी अमेरिका ने, उन्होंने गड़बड़ कर रही हैं आप। ये तो हसीना वाजिद बड़ी एक उनके लिए एम्बेरसमेंट थी कि मैं तो अमेरिका के, मतलब है कि वो मुझे, मैं तो फंस गई हूँ बीच में। तो वहाँ पर जो ये मुजाहिरीन है, ये मुजाहरा, अच्छा इसको फिर वही बात, राइटर्स 6 लाइट, बांग्लादेश पुलिस क्लैश विद ऑपोजिशन सपोर्टर्स कॉलिंग ऑन पीएम टू रिजाइन, राइटर्स 30 स्लाइड, ये लिंक हो रही हैं चीजें। अच्छा वो रिजाइन, हसीना वाजिद को रिजाइन करने के लिए इतने बड़े मुजाहरे हुए हैं। अच्छा ये जो मुजाहरे होते हैं ना, जो हसीना वाजिद के खिलाफ होते हैं, इस रगड़े में मोदी भी आ जाते हैं, क्योंकि मोदी और हसीना वाजिद ये एक लिंक। अब वो जो भी मुजाहरे हो रहे हैं उस रगड़े में जनाब उधर भारत में प्राइम मिनिस्टर, नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ भी, भारत इंडिया को किसी और तरह से करे, मोदी साहब को जरा अलग करें ना। अब तो वैसे भी इंडिया एक उनका वो अलायंस बन गया है, तो इंडिया और मोदी, तो वहाँ मोदी साहब, आपको पता है वो दौरा कई दफ़ा जाना था आना था, जाना था आना था, वहाँ हंगामे शुरू हो जाते हैं, वो रुक गया दौरा, वो बांग्लादेश से टर्मोइल का शिकार है। मगर अब वो हसीना वाजिद, उनकी जो इत्तेहादी हैं उनके खिलाफ वो खड़े हो गए हैं और लोग सड़कों पे। सर एक ब्रेक ले लेते हैं। और अमेरिका ने हसीना वाजिद को भी लगता है दम कर दिया, लगता है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। इस तरह की जो लैंग्वेज उनके लिए इस्तेमाल की गई है पिछले दिनों स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरा नहीं ख्याल कि अगर बहुत ज़्यादा कोई पसंदीदगी होती हसीना वाजिद के लिए, तो वो अपने लोग बिठाते हैं, अब डिलीवर ना कर सकें तो वो कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमें कहा था कि चाइना को नहीं आने देना आगे, तुमने आने दी, अब घर जाओ। ठीक है नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अब सिक्योरिटी के खतरात भी बढ़ चुके हैं, इंतखाबात करीब हैं, तो क्या हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली मौजूद है इन सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से? नहीं, ये तो पाकिस्तान में हो जाएगा हिकमत अमली, तो ये तो वाक़यात होंगे। और आपने एक बहुत बड़ी जंग यहाँ जीती है, यहाँ हर रोज़ धमाके हो रहे थे, 250-250, 300-300, 400 लोग उसमें शहीद होते थे। मज़ार, बाज़ार, शादी की तकारीब, बच्चियाँ जा रही हैं स्कूलों में, तो बड़ी शहादतें हुई हैं यहाँ पे। उसमें क्या सिविलियंस और क्या उसमें फ़ौज के लोग और क्या बाकी। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, ये जो देखें, मुझे नहीं, मैं इसको, अब जाहिर है कि इसके ऊपर अब एक बात होगी और देखा जाएगा कि क्या, मतलब हम भी इसको सीरियसली लेंगे कि ये क्या उनके, ये क्यों बात उन्होंने की है कि इसके पीछे चाइना और 2 फ्रंट वॉर, क्या वो संजीदगी से बात की है उन्होंने? मैंने वही कहा ना, राजनाथ सिंह अगर बात करते तो मैंने टाल दिया था ये 2 दिन पहले स्टेटमेंट कि उसको छोड़ दें, लेकिन अब वो चाइना की उन्होंने बात कर दी है और फिर ये बात की, और साथ ही यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ है, सबसे पहला जो इसकी मजम्मत आई है वो अफगानिस्तान से आई है कि हम अफगानिस्तान की हुकूमत इससे, खुशाइन बात है डॉक्टर साहब, खुशाइन तो एक सानिया हुआ है ना, ये कोई, हाँ हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से मजम्मत हुई है, लेकिन दुख का इजहार हुआ है। इशू ये है कि जो
ये वाक़यात हैं, इसको ये अभी जो 7वीं स्लाइड अगर हम इंडिया टुडे देखें, ये बजरंग दल, ये मामलात को आप डालते रहें, कश्मीर को आप छोड़ दें, अभी ना बात करें आप क्या ख्याल है, सेटल हो गया कश्मीर क्या ठीक हो गया, सेटल हो भाई। कश्मीर इंटरनेट ही बंद है ना, वहां पर भी इंटरनेट बंद था। जिस दिन इंटरनेट खुले, जिस दिन लोग नॉर्मलाइज हुई जिंदगियां, तो वहां पे आप देखें क्या हुआ है। तो ये जब नॉर्मलाइज इशू ये है सारा, ये क्या है, क्या बता रहे हैं कि बजरंग दल जो है ये कहीं, ये कौन है, बजरंग दल ऑर्गेनाइजेज आर्म्स ट्रेनिंग ऑफ 550 यूथ इन आसाम। ये आसाम में फैल गया। भाई इशू ये है, इसको रिजॉल्व करें। ये हमारे किसी और के मत, हमारे मत, मैं तो इसलिए सोच रहा था कि मैं क्या ये जो है, हम तो रीजन को डिस्कस करते हैं ना, मेरे अंदर इलेक्शन में छोड़ते हैं आप, रीजन है ना, रीजन को डिस्कस करते हैं कि चाइना के साथ क्या है क्या नहीं है, कोई ऐसी। अब मसला ये कि एक पॉलिसी है इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक, ये उसमें आसियान कंट्रीज हैं, उसमें एक्ट, ये जो फड्डा होने शुरू, तो एक होता है ना कि क्या कुछ तो करें इस पे, मतलब आप इसके पीछे जो भी है, कोई बाहर की कुव्वत है, अंदर की कुव्वत है, पहला काम आप क्या करें, वहां पे सिक्योरिटी इंश्योर कराएं। ये आप छोड़ देंगे इसके पीछे चाइना है, भूटान है, अमेरिका है, नेपाल, छोड़ देंगे, आपके लोग लड़ते मरते नहीं, उसको कोई हल ढूंढेंगे ना आपको पंचायत करवाएंगे, कबाइल में पंचायत होती है, पंचायत करवाएंगे, 2 बातें उनकी 2 बातें इनकी, कोई एमपी की सुनेंगे, कोई करवा कर, वो के इश्यूज नहीं रिजॉल्व होते कबाइल के, सदियों नहीं होते, अभी ये बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन आप उसको ठंडा करते हैं आराम से कि चलो यार तुम्हारी बात, इसकी बात, आप अगर आप छोड़ देंगे इशू को और फिर आखिर में आप ये कहेंगे कि इसके पीछे चाइना है और फिर 2 फ्रंट वॉर, और साथ ही कि हम LOC क्रॉस करेंगे। LOC कहाँ से आ गई बीच में, इसमें कहाँ से आ गया LOC? ये पाकिस्तान के वाक़े के बारे में मुझे नहीं पता कि क्या इसके क्लूज निकलते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वहाँ बजरंग दल। अच्छा, फिर उसके बाद ये इंडिया टुडे 8वीं स्लाइड देखें आप, ये मणिपुर वॉज गिवन टू अस बाय आवर फोरफादर्स नॉट बाय इंडिया। मीती के जो चीफ हैं उन्होंने बड़ा लंबा एक इंटरव्यू दिया है और इंडिया टुडे को, और उन्होंने कहा है कि ये जो है ये अगर वो सैक हो जाते, अगर आप सैक कर देते बीरेन सिंह को, तो मीती डाउन हो जाते, तो हमें तो जो है हमारे आबा अजदाद ने ये जगह दी है, हमें तो, यानी वो अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, प्रमोद सिंह जो है उनके। अच्छा, अब साथ ही ये ZTV को भी मैं कोट कर देता हूँ, ये हम स्लाइड मिस कर गए थे, लेकिन ये 2 सोर्सेज कहीं हमने बयान गलत तो नहीं। ZTV ये दोबारा, हाँ। राजनाथ सिंह वॉन्स पाकिस्तान, यानी इसको मुझे ये बताएं कि ये क्या स्टेटमेंट है भाई, तो ये क्या है और किस वजह से नहीं, क्या, हाँ मतलब क्या, ये क्या है, मतलब कोई मतलब कोई मजाक कर रहे हैं आप खड़े होके, एक सीज फायर है और पाकिस्तान ने बड़ा रिस्ट्रेन किया हुआ है। और एक तरह से देखें ये ठीक भी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एक जो सबसे अच्छी कोई चीज़ इस पूरे रीजन में हो रही है वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक LOC पे सीज फायर, और ये LOC के सीज फायर से ही आगे कहीं बातचीत शुरू होगी, कहीं लोग मिलेंगे, कहीं वो SCO के अंदर, यानी जो भी चले वाकया हुआ, वो हैंडशेक नहीं हुआ, ये वो जो भी हुआ, लेकिन कोई बात आगे बढ़ती है ना, बिल्कुल ठीक है। अब वो आगे कह रहे हैं LOC क्रॉस करेंगे, अरे भाई क्या हो गया है, खैर है मतलब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मतलब ठंडा पानी वानी पिए, उधर जहाँ फड्डे जो पड़े हुए उनको निपटाएं, रोले रप्पे को, हमें कहाँ से, ये कोई बात है। बहुत शुक्रिया। और फिर ये जो दहशतगर्दी का वाकया, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, और ये जो भी हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये कामयाबी से उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कामयाब हों, जो हमारे यहाँ हो रहे हैं वो भी कामयाब हों, लेकिन ये कि ये मेरे लिए तशवीशनाक बयान और वाक़यात भी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।